जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक धक्का दे दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की कोशिश की पाकिस्तान और चाइना ने, और अमेरिका ने उसको यूनाइटेड नेशंस में ब्लॉक कर दिया। जी हां, ये है फेवरेट फील्ड मार्शल को तोहफा अमेरिका की तरफ से। इसके बाद आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना भारत के खिलाफ सिंगापुर के अंदर एक हमला कर रहा है। भारतवासियों को टारगेट किया जा रहा है सिंगापुर के अंदर चाइना के द्वारा। एक नई गंदी साजिश चाइना की तरफ से। और तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गया है बांग्लादेश के अंदर। जी हां, कंगलुओं के पास वहां जाके भारत के खिलाफ यहां पे एक नया प्लॉट तुर्की यहां पे कर रहा है। और इन सब के बीच में इंडियन आर्मी के डीजीएमओ पहुंच गए इंडो पैसिफिक आर्मी के हेडक्वार्टर्स में हवाई में। आज ऐसी क्या चीजें वहां पे हुई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। भारत और अमेरिका के मिलिट्री के बीच में कुछ बहुत ही तेज गति से चीजें चल रही है। क्या चल रहा है, क्या ये चाइना को काउंटर करने के लिए है, क्यों है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात तो करेंगे ही। लेकिन नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ चुके हैं, जयशंकर जी से मिले और अजित डोवल जी से भी मिले। अब एक नया रिक्वेस्ट आ गया है नेपाल की तरफ से। बहुत ज्यादा प्रेम आ गया है नेपाल को कंगलुओं के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। जी हां, नेपाल अब चाहता है कि नेपाल से बिजली जो जनरेट होगा उसकी सप्लाई भारत कंगलुओं को करे, बांग्लादेश को करे। ऐसा आज एक रिक्वेस्ट लेके आया है नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर। और इन सब के बीच में ईरान ने हमला कर दिया अमेरिकन बेसिस के ऊपर कुवैत और बहरीन में। एस्केलेशन। और ट्रंप का अभी भी दावा है कि जी ईरान सारी शर्तें मान रहा है। यहां पे क्या गेम चल रहा है। और पाकिस्तान ने चाइना और तुर्की से मिसाइल्स और ड्रोन्स फास्ट ट्रैक कर दिया, बहुत अर्जेंट बेसिस पे खरीद रहा है। ऐसी क्या आग लग रही है आसिम मुनीर को यहाँ पे, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन यूक्रेन ने रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग पे हमला कर दिया। वही सेंट पीटर्सबर्ग जहां पे कल व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था और भारत के बारे में भी कहा था, बहुत सारी चीजें कही थी। अब अलग लेवल स्टेज पे जा रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। और इंडियन आर्मी के चीफ हमारे सेंट्रल कमांड पहुंच गए आज। वहां पे क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। मोदी जी हजीरा गए, वहां पे उन्होंने एक एलएनटी के प्लांट फैक्ट्री पे विजिट किया और वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज की जिसने डिफेंस एंथुजियास्ट्स की आंखें थोड़ी खोल के रख दी। वहां पे इंडियन नेवी के को लेके कुछ चीजों का खुलासा हुआ है। और एक बांग्लादेश बॉर्न बिलियनर जो है वो भारत के अंदर $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। जी हां, कंगलू भारत के अंदर $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे और भी खबरें हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके लिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे अगले 30 मिनट में मैं आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा इकट्ठा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर, उसको और जी जिनपिंग को आज एक धक्का पहुंच गया। यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना जो घटिया हरकत करता है हर बार, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट एजेंसीज हैं उनको टेरर एंटिटीज घोषित करने से रोकता है जो चाइना यूनाइटेड नेशंस के अंदर, आज अमेरिका ने वही गेम पाकिस्तान के साथ खेल दिया। आसिम मुनीर ये सोच रहा था कि बलोच लिबरेशन आर्मी को एक टेरर एंटिटी घोषित कर दिया जाए यूनाइटेड नेशंस के अंदर और फिर भारत के ऊपर उंगली उठाया जाए कि देखो जी, भारत एक यूनाइटेड नेशंस डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। ये आसिम मुनीर और चाइना का प्लान था। लेकिन इसको जो फेवरेट फ्रेंड जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसी ने चित कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के 1267 टेरर सैंक्शंस रेजिम के अंदर एक पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर पुश करने की कोशिश की बलोच लिबरेशन आर्मी को एज अ टेररिस्ट एंटिटी। लेकिन अमेरिका ने इसको ब्लॉक कर दिया। मैं आपको याद दिला दूं, अमेरिका के अंदर अमेरिका की सरकार ने बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को टेरर एंटिटीज घोषित कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इन प्रिंसिपल कभी ये बात से इनकार किया है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में अब कारण ये दिया जा रहा है, अमेरिका के ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं है लेकिन बातें ये हो रही हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो बीएलए और मजीद ब्रिगेड है ये अलकायदा से रिलेटेड नहीं है, इनका कोई रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है, ये अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ये आर्म्ड ग्रुप्स है, लेकिन हर आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं वो अलकायदा और
और इस्लामिक स्टेट से रिलेटेड नहीं होता। तो अब ये तो नहीं हम बोल सकते कि ऑफिशियली अप्रूवल दे दिया है अमेरिका ने, लेकिन ये बात एकदम साफ हो गया है कि अमेरिका, इजराइल दोनों ही बलोच लिबरेशन आर्मी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों की बैंड बजाते हैं। और ये जो पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तानी, वो उनके साथ तो कुछ पंगे ले ही नहीं सकते और भारत के साथ भी नहीं ले सकते, लेकिन भारत के साथ उंगली तो जरूर उठा सकते हैं ना। इसलिए ये पाकिस्तानी कायर पाकिस्तानी जो है वो भारत को बोलते हैं कि जी भारत बीएलए को सपोर्ट करता है। लेकिन आज जो फेवरेट फील्ड मार्शल जो है ना, उसकी लिमिटेशन आज उसको समझ गई यहाँ पे। तो जब जब पाकिस्तान आर्मी थोड़ा बहुत फुदकेगा ना, तो वहां पे बीएलए के द्वारा अमेरिका एक झापड़ मरवा देगा। ठीक है, आसिम मुनीर को ये समझना चाहिए बेटा, ये अमेरिका है, ठीक है, किसी का सगा नहीं है। सद्दाम हुसैन तक को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेगा ये अमेरिका। अपने नाजायज बाप के कॉन्फिडेंस के ऊपर ज्यादा दिन टिके मत रहो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है बेटा। ये पाकिस्तान के आर्मी को समझना चाहिए। और चाइना जो आजकल बहुत बड़ा दोस्त बनते फिर रहा है भारत के साथ, उसने भी एक घटिया हरकत की सिंगापुर के अंदर। आज सिंगापुर की सरकार ने 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स, 3 प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर दिया है ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट के तहत। ये बोला है सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, उन्होंने ये बोला है कि चाइना के द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट लगाए जा रहे हैं भारत के खिलाफ। जी हां, और चाइनीज सिटीजन्स को, जो सिंगापुर के अंदर है मेजॉरिटी चाइनीज सिटीजन्स जो हैं, उनको भारत के इंडियन ओरिजिन जो सिटीजन्स हैं सिंगापुर के अंदर और इंडियन ओरिजिन पीपल जो हैं, लोग जो हैं, उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये घटिया हरकत चाइना की पकड़ी गई है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिंगापुर के मिनिस्टर बोल रहे हैं। और सिंगापुर का एक रिश्ता है चाइना के साथ। हालांकि सिंगापुर के जो लीडरशिप है वो अक्सर खुद को अलग कर देते हैं चाइना से, लेकिन उनकी जो ओरिजिन है, राइट, वो चाइना से ही है। लेकिन अब आप सोचिए, सिंगापुर की सरकार ऑफिशियली ये बात खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि चाइना बेस्ड एंटिटीज भारत को टारगेट कर रहे हैं सिंगापुर के अंदर। अब कुछ उदाहरण मैं आपको दूं, कुछ भड़काऊ पोस्ट्स यहां पे पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पे ये बताया जा रहा है कि कैसे सिंगापुर के अंदर लिटिल इंडिया है, वहां पे काफी सारा इंडियन कम्युनिटी रहता है, तो वहां पे वो है। और भारतवासी जो हैं वो सिंगापुर के लोकल कल्चर को इरेडिकेट कर रहे हैं। और ये भड़काऊ पोस्ट ये बता रहे हैं कि सिंगापुर जो है वो वेस्टर्न वैल्यूज की तरफ जा रहा है, मल्टीकल्चरल मल्टी रेशियल पॉलिसीज जो हैं सिंगापुर के वो गलत हैं, और सिंगापुर को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जैसा एक पॉलिसी अपनाना चाहिए। ऐसा प्रोपेगेंडा चाइना सिंगापुर के अंदर फैला रहा है। तो ये सिंगापुर के सिटीजन्स के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि ये चाइना सिंगापुर के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर अब दखल अंदाजी कर रहा है। और रेसिस्ट कमेंट भी थे, करी मंचर्स, ये सारी चीजें भी बोली जा रही थी। और चाइना ने ये भी पोस्ट में, चाइनीज लोगों ने ये भी पोस्ट किया कि सिंगापुर के जो लीडरशिप है उनके सरकार में सब इंडियन ओरिजिन के हैं बहुत ज्यादातर। तो उन्होंने एक भड़काने की कोशिश की सिंगापुर के अंदर जो चाइनीज हैं कि आप लोग को क्या शर्म नहीं है, भारतवासी आप लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, आप लोग को खड़ा होना चाहिए। ऐसा सब भड़काऊ स्टेटमेंट्स यहाँ पे इन वीडियोस के अंदर दी गई है। और सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक चीज बोला है। और सिंगापुर की सरकार ने कहा है कि सिंगापुर की सोशल कोहेजन और रेशियल हार्मनी को यहाँ पे एक्सटर्नल एक्टर्स नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये डायरेक्ट एक्विजिशन है, एलिगेशन है चाइना के ऊपर। और सिंगापुर की सरकार ने ये भी बोला है कि सिंगापुरियंस को ये बहुत केयरफुल होना चाहिए कि उनके ऊपर यहाँ पे साजिश की जा रही है। मैं आपको याद दिला दूं ये चाइना ने क्यों किया, इसके पीछे कारण है। हमने कुछ ही दिन पहले इस चैनल में डिस्कस किया था कि सिंगापुर के जो एक वरिष्ठ लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो सिंगापुरियंस जो हैं, इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूं, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम प्रो चाइना नहीं है। जी हां, ऐसा बोल दिया मंच पे, हम प्रो चाइना नहीं है। चैंग चुंग सिंह ने बोला हम प्रो चाइना नहीं है, लेकिन हम एंटी चाइना भी नहीं है, हम एंटी यूएस भी नहीं, हम प्रो एशियन है। बस सिर्फ इतना सा उसने कहा, उसने कोई एंटी चाइना भी बात नहीं की। तो फिर ये खबरें आ जाती हैं कि ऐसे वीडियोस यहां पे आ जाती है। हालांकि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है, ये स्टेटमेंट से इसका लिंक नहीं है, लेकिन कहने का पॉइंट यह है कि चाइना भारतवासियों को टारगेट कर रहा है पूरे विश्व में। इस समय यूट्यूब और जो टिकटॉक के अंदर जो भारत के बारे में गंदी
गंदे गंदे वीडियोस पोस्ट की जाती हैं, जहां पे भारत के सबसे गंदे जगहों पे जाके वीडियो शूट की जाती हैं और उसको नॉर्मलाइज किया जाता है, वो सब प्रोपेगेंडा चाइना फैला रहा है इस समय टिकटॉक का इस्तेमाल करते हुए। और चाइना के अंदर तो ऐसे लेवल के भारत को लेके वीडियोस फैलाए जा रहे हैं कि एक पूरा चाइनीज जनरेशन बड़ा हो रहा है भारत के बारे में एक बहुत ही ऑल्टर्ड इमेज देख के। ये चाइना का जो बहुत ही घटिया साजिश है। देखिए, सिंगापुर के अंदर सारे सीनियर पोजीशंस पे भी भारतवासी काम करते हैं। सिंगापुर की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है, इंडियन डायस्पोरा बहुत ही पावरफुल है और चाइना कहीं ना कहीं हमारे इंडियन डायस्पोरा को तोड़ना चाहता है और चाइना को बहुत जलन हो रही है उसके जो सिंगापुर जहां पे उस चाइनीज ओरिजिन सिटीजन है वहां पे भारत इतना आगे बढ़ रहा है। और भारत के दुश्मनों की बात करें तो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान, जो अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे कि जी भारत के साथ हमें दोस्ती बढ़ाना चाहिए तुर्की को, आज वो बांग्लादेश पहुंच गया, तारिक रहमान से मिला, पूरे डेलीगेशन से मिले, डिफेंस के डेलीगेशन से मिला और वहां पे माना जा रहा है बांग्लादेश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैनल में हमने पहले भी डिस्कस किया है, बांग्लादेश का ऑलमोस्ट 20 to 30% डिफेंस इक्विपमेंट एज ऑफ टुडे तुर्की का ही है। जी हां, चाइना और तुर्की का मेजॉरिटी उनका इक्विपमेंट है और तुर्की के साथ एक ड्रोन फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश करने का प्लान चल रहा है चिटागोंग के पास। तो यहां पे भारत को घेरने के लिए तुर्की क्या कर रहा है, देखिए हमने क्या किया, हमने साइप्रस और ग्रीस को ब्रह्मोस और आकाश तीर यहां पे पिच किया है, अभी डिस्कशंस चल रहे हैं, ठीक है। तुर्की के चौखट पे हमने ग्रीस और साइप्रस दोनों को ठोकने के लिए हमने वहां बंदूक रखा है तुर्की के सर पे, ठीक है। अब तुर्की क्या कर रहा है, ऑलरेडी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अब वो बांग्लादेश के साइड से भी भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश को अब हथियार देने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे ये एक पावर इक्वेशन चल रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। और हां, एक एमओयू भी साइन हुआ जहां पे कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन का एमओयू साइन हुआ तुर्की और बांग्लादेश के बीच में। अब ये कल्चरल प्रिजर्वेशन क्या करेंगे मैं आपको अभी बताता हूं। वैसे मैं आपको इस आदमी के बारे में एक बात बता दूं, ये जो हकान है ना, फॉरेन मिनिस्टर तुर्की का, ये तुर्की का पहले एक इंटेलिजेंस चीफ हुआ करता था। जी हां, एमआईटी, तुर्की का नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका आईएसआई या उनका सीआईए, उनका आरएनएडब्ल्यू, उसका चीफ था ये। अब ये फॉरेन मिनिस्टर बन गया, तो आप सोचिए क्या गेम्स खेलता होगा ये, ठीक है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री में हम फूल के गुलदस्ता देते हैं, हंस के बात करते हैं, यस सर बोलते हैं, लेकिन दूसरे देशों के फॉरेन मिनिस्टर लोमड़ी होते हैं, लोमड़ी। ये बंदा लिटरली उनका इंटेलिजेंस चीफ रह चुका है। और खलीलुर रहमान जो बांग्लादेश का भी फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी पहले यही काम कर चुका है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तुर्की के, जैसे टर्किश दियानेट फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, टर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी और टर्किश रेड क्रेसेंट, ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कॉक्स बाजार और रूरल बांग्लादेश के अंदर बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड है। मदरसे चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं वहां पे, और जो तुर्किक वर्ल्ड व्यू है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है, उसको वहां स्प्रेड करते हैं। और ये जो हकान जो है फॉरेन मिनिस्टर और फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ तुर्की का, ये कॉक्स बाजार भी गया था, वहां रोहिंग्यास के कैंप में भी गया था, सारे ये लोग वहां मिले हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, इस चैनल में हमने डिस्कस किया, कॉक्स बाजार के अंदर पाकिस्तान के आईएसआई के भी लोग हैं, सीआईए के भी लोग हैं और तुर्की के भी एजेंसीज है, पूरा प्लेग्राउंड है। वो बात अलग है कि आरएनएडब्ल्यू भी पूरी तरीके से वहां छाया हुआ है, लेकिन कहने का पॉइंट यह है कि तुर्की यहाँ पे दियानेट और उनके जो बाकी एनजीओ के द्वारा रेडिकलाइज कर रहा है एक्टिवली बांग्लादेश को। एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बनाने की बात की जा रही है तुर्की का बांग्लादेश के अंदर। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, जो हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो होते हैं, वो पहुंच गए हवाई। जी हां, उनकी मीटिंग हुई डेप्यूटी कमांडिंग जनरल यूएस इंडो पैसिफिक आर्मी कमांड के। जी हां, अब हवाई के अंदर यूएस की इंडो पैसिफिक आर्मी के हेडक्वार्टर्स में वो पहुंच गए। वहां पे मेजर यहाँ पे डिस्कशंस चली इंडियन आर्मी और यूएसए की आर्मी के बीच में स्टाफ लेवल पे। देखिए, इन चीजों को हम इस चैनल में हर रोज ट्रैक करते हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स है आपको पता होगा। अभी पिछले 2 महीनों में हमने बहुत ज्यादा अलग लेवल पे एंगेजमेंट देखा है भारत और अमेरिका के मिलिट्रीज के बीच में। अब ये एंगेजमेंट खास करके इंडो पैसिफिक में देखी गई है। हम सबको पता है कि सेर्गियो गोर और इंडो पैसिफिक के कमांडर हमारे वेस्टर्न कमांड पहुंच गए थे। फिर उसके बाद में हमने न जाने कितने विजिट्स कवर किए हैं जहां पे इंडो पैसिफिक से सीनियर लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, और हमारे आर्मी चीफ भी गए, सीडीएफ भी गए, हमारे नेवी चीफ भी गए अमेरिका, हमारे एयरफोर्स चीफ भी गए पिछले 2-3 महीनों के अंदर। तो हमने इस चैनल में देखा है कि पिछले
पिछले 3 महीने में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हुआ है भारत के तीनों ट्राई सर्विसेज का, अमेरिकन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ। इनफैक्ट जो ये स्पेशल फोर्सेस का एक इवेंट हुआ था फ्लोरिडा के अंदर, आई थिंक या फ्लोरिडा के पास यूएस में, वहां पे भारत के स्पेशल फोर्सेस के डेलीगेशन थे, लेकिन पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के डेलीगेशन नहीं थे, जो उनका फेवरेट फील्ड मार्शल है और दोस्त है। तो यहां पे देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो अमेरिका भारत का दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, स्ट्रेटेजिक एनिमी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लाइफ टाइम कोई ऐसा बॉन्ड भी नहीं बांध के रखा है अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ, मेरा कहने का पॉइंट ये है। और आज बलोच लिबरेशन आर्मी को डेसिग्नेट भी नहीं किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ऊपर से भारत के साथ ये सारी कोऑपरेशन चल रही है। तो क्या ऐसी कोई इंटेलिजेंस है? आई मीन ये एक थियरी है, आप लोग कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, इस पॉइंट पे जरूर लिखिएगा कमेंट्स में आप लोग, कि क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि इंडो पैसिफिक को लेके बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, 2 महीनों से मिलिट्री विजिट्स हो रहे हैं। क्या चाइना कुछ प्लान कर रहा है? क्या ऐसी कोई इंटेलिजेंस यहाँ पे आई है कि अचानक यूएस से इतना ज्यादा कोजी हो रहे हैं हम लोग? अब देखिए, वो एप्स्टीन फाइल्स का फाइल पड़ा हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं वो सब कॉन्स्पिरेसी थियरी, अब पता नहीं हम लोगों को क्या है, राइट? तो उन चीजों को अगर हम साइड में रख लें तो क्या आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लगता है? आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। दोस्तों, इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ये चीजें हम बहुत गहराई से इस चैनल में ट्रैक करते हैं, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका का जो M777 होविटाइजर्स जो हैं, वो हम चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रहे हैं। महिंद्रा के साथ पूरा असेंबली होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स हम ले रहे हैं। जैवलिन एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल्स भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। और मैं आपको ये वापस याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर में जो एक्सकैलिबर एम्यूनिशन था ना, वो अमेरिका ने सप्लाई किया था, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था पाकिस्तान को ठोकने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारा एंगेजमेंट है आफ्टर ऑल सेड एंड डन। देखिए, आज नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर अजित डोवल जी से मिले, जयशंकर जी से भी मिले। अब अजित डोवल जी से माना यह जा रहा है, क्या जो डिस्कशंस हुई हैं इसमें पाकिस्तान के ISI के जो नेटवर्क्स हैं उनको लेके, और जो सिक्योरिटी वाला एंगल जो है यहाँ पे, जो खास करके जो पाकिस्तानी नेशनल्स आते हैं टूरिस्ट वीजा लेके, और फिर वो भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास आके, खास करके यूपी के अंदर जो मदरसे वगैरह हैं वहां पे उनके एक्टिविटीज होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में डिस्कशन हुई है, ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे। लेकिन बहुत ही अजीब सी बात आज ये हुई कि कंगलुओं का प्रेम नजर आ गया है नेपाल के अंदर। जी हाँ, नेपालियों को अब कंगलू बहुत पसंद आने लगे हैं। आज वैसे तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुई, हमने पिछले 2 दिन में ऑलरेडी डिस्कस किया है, वापस पूरा रिपीट नहीं करूंगा। रेलवे लाइंस की बातें हुई, और एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट्स में फ्लाइट्स की बात हुई। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज ये हुई, नेपाल ने ये बोला कि नेपाल से के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इस समय हमारी सरकार इस समय नेगोशिएट कर रही है, उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से जो बिजली की उत्पत्ति होगी, वो बिजली को नेपाल भारत को देगा, और भारत को वो बिजली बांग्लादेश को देना है, कंगलुओं को देना है। ये एक बात आज नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने सामने रखी, भारत के सामने। जी हाँ, ये प्रपोजल मैं आपको याद दिला दूं, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्टेंस है वो बस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ही डिस्टेंस है। तो ठीक है, मैंने मैप भी आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ही डिस्टेंस है नेपाल और बांग्लादेश के बीच में। अब इतनी हिम्मत आ गई नेपाल की सरकार को कि अब भारत को बोला जा रहा है कि जी आप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर दीजिए नेपाल से। अब देखिए, ये कोई ऐसा, वैसे तो कोई ऐसे अगर आप इन थियरी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि हम खुद भारत से अभी गैस का तो पाइपलाइन है ही ना, फ्रेंडशिप पाइपलाइन सो कॉल्ड कंगलुओं के लिए। तो हमारा तो वो है, हम तो प्याज देते हैं, खाना देते हैं, आटा देते हैं, सब कुछ देते हैं, खिलाते पिलाते हैं कंगलुओं को हम। तो ये भी एक दे देंगे अगर ये ऐसा कुछ प्रपोजल निकला तो एक लेवरेज ही मिल जाएगा। वैसे मैं थोड़ा ज्यादा स्केप्टिकल हो रहा था, लेकिन देखिए बात यह है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सप्लाई कर रहे हैं, तो एक और ही चीज सही, कुछ एक और लेवरेज रहेगा। लेकिन हमारी सरकार को इस समय ये लेवरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लेवरेज बहुत रखते बहुत है लेवरेज, लेकिन कभी उस लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए हाल फिलहाल में तो नहीं देखा है। देखिए, ईरान पे आते हैं। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन के ऊपर हमला कर दिया। वहां पे जो यूएस का बेस था कुवैत में और बहरीन के बेस में 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे, उनमें से 6 इंटरसेप्ट हो गया, यूएस के सेंट्रल कमांड ने कहा, और एक जो है वो गलत जगह पे लगा, ऐसा यूएस के सेंट्रल कमांड का दावा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज डेवलपमेंट ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनको डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप ने ओक रिज टेनेसी में भेजा है और वहां पे देखिए ओक रिज में क्या है ना, एक अमेरिका का न्यूक्लियर लैब है बहुत बड़ा। वहां पे अभी वेनेजुला से एनरिच्ड यूरेनियम जो बरामद हुई थी वो लेके आया गया और वहां पे पूरा वो लोग बैठ के एनालाइज करते हैं इन चीजों को। अब खबर ये आई है, ये एक्सियोस का रिपोर्ट है, यूएस का एकदम अंदर की खबर देते हैं ये व्हाइट हाउस के। तो अब ये एक्सियोस का रिपोर्ट ये कहता है कि ट्रंप ने अपने दामाद और स्टीव विटकॉफ को बोला कि आप टेक्निकलिटीज को समझ लो जो ईरान के साथ हम नेगोशिएट करेंगे। और 100 लोगों की टीम है इस समय यूएस की न्यूक्लियर चीजों पे जो करते हैं। ओक रिज के अंदर ये इस समय कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, लेबोरेटरी है वहां पे, Y12 नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो जो भी अमेरिका दूसरे देशों से जब्त कर लेता है यूरेनियम को, जैसे कजाकिस्तान, लीबिया, वो सब यहाँ टेनेसी में स्टोर किया जाता है अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रहते हैं। अब माना यह जा रहा है, अंदर की खबर है कि कुछ तो यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है, ईरान की जो न्यूक्लियर जो उनका जो डस्ट है उसको कैसे स्टोर करके रखना है, उसको कैसे लो ग्रेड में कन्वर्ट किया जाए। तो अब ये चीज पूरा जैरेड कुशनर लीड कर रहे हैं। हालांकि मैं पर्सनली, मेरा ये गेस है कि ईरान यहाँ पे सिर्फ टाइम बाय कर रहा है। देयर इज नो वे ईरान न्यूक्लियर वेपन्स, यूरेनियम ऐसी दे देगा अमेरिका को। अब ये जो डील नेगोशिएट हो रहा है इसमें क्या है कि 60 डेज का सीज फायर मांग कर रहा है, 90 डेज का सीज फायर। अब आप मेरे को बताइए 60 दिन 90 दिन अगर ईरान को मिलेगा तो क्या वो अपना ड्रोन प्रोडक्शन, मिसाइल प्रोडक्शन तब तक नहीं इंप्रूव करेंगे? तो ये युद्ध विराम है और कुछ नहीं है। और हाँ, स्टॉक मार्केट को थोड़ा ऊपर रखने के लिए, ये होप दिखाने के लिए चीजें हो रही हैं और थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप का एक विशफुल थिंकिंग बोलते हैं वो है बस। एंड आई होप आई एम रॉन्ग। देखिए आज इंडियन आर्मी के चीफ सेंट्रल कमांड पहुंच गए, के हेडक्वार्टर्स पहुंच गए लखनऊ में। और मैं आपको याद दिला दूं, अब जो सेंट्रल कमांड जो है बहुत जल्द वो रहेंगे नहीं, मतलब वो अलग रूप में रहेंगे। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स लखनऊ में होगा बहुत जल्द, अब जब हमारा थिएटर कमांड ये एस्टेब्लिश हो जाएगा नया। तो आज वो वहां पे थे। अब ये जो सेंट्रल कमांड है एज ऑफ टुडे LAC देखता है, राइट? तो यहाँ पे डेफिनेटली चाइना के ऊपर नजर रखी जा रही है। अब देखिए खबर रिपोर्ट आज आई है, मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स में आई है कि पाकिस्तान अपने जो चाइनीज मिसाइल्स और टर्किश ड्रोन्स को बहुत ही फास्ट पेस में अभी इंडक्ट कर रहा है। जी हाँ, इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। देखिए ये बात एकदम क्लियर है कि HQ-9 सिस्टम्स तो फेल हो गए पाकिस्तान के, मतलब भारत के ड्रोन्स और हमारे जो मिसाइल्स हैं वो बिंदास हम भेज रहे थे पाकिस्तान के अंदर। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स HQ-16 और HQ-17 और L-17 मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्वायर कर रहे हैं इमरजेंसी बेसिस पे और एक लेयर्ड नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि L-17 जो है वो एक नया सिस्टम है जो ये लोग इंडक्ट कर रहे हैं। और तुर्की से कारायल UAVs इस समय पाकिस्तान ले रहा है, वेस्टेल इसको बना रहा है। ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन केपेबल ड्रोन है जो रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें घुसना पड़ेगा समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये जो इक्विपमेंट है इसका एडवांटेज क्या होगा भारत के कंपैरिजन में कॉम्बैट के अंदर, या एडवांटेज है भी कि नहीं। पहली बात तो वो भी हमें देखना है क्योंकि तुर्की का भी माल कुछ चलता तो नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये इमरजेंसी बेसिस पे इस समय एक्वायर कर रहा है पाकिस्तान। तो देखिए हमने इस चैनल में, मैं आपको वापस याद दिला दूं, पिछले एक हफ्ते के अंदर $2 बिलियन के ड्रोन इस समय इंडियन आर्मी एक्वायर कर रहा है। 2 बिलियन, ठीक है, अगले 1-2 साल के अंदर। फिर 5 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग की जा रही है इंडियन आर्मी के अंदर। फिर इमरजेंसी पावर्स दे दिए गए हैं GOC लेवल के कमांडर्स को परचेजेस करने के लिए। तो भारत के अंदर बहुत ही तेज गति से ऐसा लग रहा है किसी चीज की तैयारी हो रही है, राइट? हमारे जो कमांडर्स है जाके अमेरिका के इंडो पैसिफिक आर्मी के कमांडर्स से मिल रहे हैं। अगेन मैं जस्ट आपको चीजें बता रहा हूं, बाकी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अब खबरें ये भी आती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है एकदम साथ में। दोस्तों इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं इन चीजों को। आप लोगों को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसलिए लाइक का बटन में कंजूसी मत कीजिए आप दबाने में। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में वापस एक डेड एंड आ चुका है। पुतिन ने तो ये बोल ही दिया है, जेलेंस्की ने पुतिन को बुढ़ा बोला। जी हाँ, उसने एक लेटर लिखा था, उसमें बोला कि जो रशिया के अंदर जो लीडर्स हैं वो बहुत ओल्ड हैं, बुढ़े हैं। तो पुतिन ने बोला नहीं,
डोंट कॉल मी ओल्ड करके ऐसा पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, कहने का मेरा पॉइंट यह है कि ये टॉक्स यहाँ पे पुतिन बात करने के लिए तैयार नहीं है जेलेंस्की के साथ, और नेटो अब $70 बिलियन का एक मिलिट्री एड देने की बात कर रहा है यूक्रेन को। जी हाँ, $70 बिलियन। अब अगले महीने तुर्की के अंदर अंकारा एक मीटिंग है, अंकारा के अंदर नेटो का, उसके अंदर ये $70 बिलियन दिया जाएगा जेलेंस्की को। और आज की खबर है ये, यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर हमला किया। जी हाँ, ये वही सेंट पीटर्सबर्ग है जहां इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट कल थे और पुतिन ने मीठी मीठी बातें की भारत को लेके और हमारे सुखोई 57 के डिस्कशंस को लेके। उसी जगह पे यूक्रेन ने हमला किया ड्रोन से सेंट पीटर्सबर्ग। अब आप सोचिए 4 साल पहले क्या आप सोच सकते थे कि रशिया के कैपिटल और उनके जो मेन सिटीज हैं सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, इन सिटीज में यूक्रेन 1-2 ड्रोन नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स दाग सकता है। आज वो चीज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वॉर अभी ना एक न्यूक्लियर डेटरेंस जो है ना वो काम नहीं करता। आई थिंक यहाँ पे भारत के भी एक लेसन है। अक्सर जो देश है, इनफैक्ट पाकिस्तान को तो वो लेसन मिल ही चुका है कि ये जो न्यूक्लियर एंगल जो होता है ना, कि जो न्यूक्लियर पावर होता है उसके ऊपर कोई और हमला नहीं कर सकता, ये गलत है। रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन नहीं है ना, ठीक है। और यूक्रेन बहुत बड़ा देश है, ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन में रशिया कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर देगा तो यूरोप तक कुछ बड़ा नुकसान होना ही होना है। अगर एक लो यील्ड का यूज कर ही सकता था ना पुतिन, फिर भी नहीं कर पाया 4 साल से वो, क्योंकि उसको पता है कि बहुत बड़ा सुसाइडल मिशन होगा उसके बाद में। तो न्यूक्लियर वेपन, बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट आप लोगों से ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी देश में ड्रोन से हमले करना रोक नहीं सकता, क्योंकि ड्रोन से जो हमले होते हैं वो एकदम बिलो द थ्रेशोल्ड हमले होते हैं, एस्केलेटरी नहीं होते। भले आप एक ऑयल प्लांट को ही डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो, लेकिन सिर्फ एक ड्रोन से कोई हमला कर रहा है, आप उसका रिस्पॉन्स सीधा एक न्यूक्लियर वेपन से कर दो। क्योंकि पुतिन ने बोला था, पुतिन ने, अगर आपको याद है 4 साल पहले बोला था कि जिस दिन मॉस्को के ऊपर हमला होगा, हमारे सिटीज पे हमला होगा, तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। आज क्या हुआ? आज हर हफ्ते हमले हो रहे हैं। तो आई थिंक भारत के लिए भी ये एक सीखने वाली बात है कि कंगलुओं के साथ, आई थिंक बहुत लोग हमारे सोशल मीडिया में बोलते हैं भारत एक न्यूक्लियर पावर है। कंगलुओं को ठोकने के लिए न्यूक्लियर पावर की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंगलुओं को ठोकने के लिए हमारा जो जवान वहां पे है बॉर्डर पे, उनकी गोली की जरूरत है यहाँ पे इस समय। और पाकिस्तानियों के लिए एक लेसन है, ये जो बात बात पे न्यूक्लियर बम की बात करते हैं ना, बम बोलते हैं ना वो लोग, जैसे वो वाला वो बम बोलते हैं, ये जो इस्लामिक बम जो है पाकिस्तान का, वो उनको बचा नहीं पाएगा। और आज चाइना जो सांप है, चाइनीज एनवॉय फी होंग, उन्होंने कहा कि जी चाइना पूरा सपोर्ट करता है भारत को ब्रिक्स का चेयर बनने के लिए। हमारे जो एम्बेसडर हैं दोराई स्वामी जी सांघाई के अंदर, आज उन्होंने एक बोला, भारत और चाइना के जो टाइज हैं वो सेंचुरीज ऑफ डायलॉग और लर्निंग के बने हैं। बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं दिख रहा है आपको भारत और चाइना के बीच में। बीजिंग के फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी में आज उन्होंने, दोराई स्वामी जी ने कहा, ये अभी इन्होंने चार्ज लिया है यहाँ पे, और मौर्यन पीरियड का एग्जाम्पल दिया, जो चाइनीज लोग आते थे सीखने के लिए नालंदा के अंदर, वो सब इन्होंने बोला। एक चीज नोट करने वाली बात है, आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है भारत और चाइना को लेके कि हम दोस्ती कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना एक्शन क्या कर रहा है आप वो देखिए। आप बातों पे मत जाइए, आप एक्शन पे देखिए। भारत को जो स्पेयर पार्ट्स हैं मोबाइल फोन के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो बैन कर रहा है चाइना। रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं दे रहा, हाँ अभी भी बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप एक्शंस देखिए, और ऊपर से कंप्लेन कर रहे हैं। जी हाँ, कल हमने डिस्कस किया था ना उनका एनवॉय ने कि प्रेस नोट 3 में हमने चाइना को थोड़ा सा अभी इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है, चाइनीज कंपनीज को, राइट। उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, लेकिन एहसान फरामोश है ये चाइना वाले। वो बोलता है नहीं जी ये और ज्यादा हमको चाहिए प्रेस नोट 3 के अंदर फ्रीडम। ये चीनियों को अगर उंगली दिया ना, ये लोग हाथ खींच लेते हैं, और पाकिस्तानियों को हाथ दिया तो घड़ी खींच लेते हैं। खींचते दोनों हैं, लेकिन हम ठोकते हैं। थोड़ा डायलॉग हो गया है। और देखिए भारत और बांग्लादेश के कंगलों के साथ जो बॉर्डर है, उसमें बांग्लादेश बोल रहा है कि जी हम इलीगल लोगों को पुश कर रहे हैं। इसके बारे में ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूं, आप लिंक डाल रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। डिटेल में मैंने बात किया है। एक फ्लैश पॉइंट पैदा हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। देखिए कंगलों की बात करें तो आज मैं बस एक खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके आगे मैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक खबर है। एक बांग्लादेश का एक बिलियनर है जो ढाका में, जिसने पढ़ाई की आई थिंक 12th स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन तक, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां पे उसने $multi-billion कंपनी बनाई। रॉबिन खुदा नाम है इसका, एयर ट्रंक नाम का कंपनी है। मोदी जी उनसे मिले, $30 बिलियन वो भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2030 तक। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ब्लैकस्टोन ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। एक डेटा सेंटर फर्म है ये लोग
भारत के अंदर 5 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी एस्टेब्लिश करने भारत के अंदर ही नहीं, पूरे एशिया पैसिफिक में अलग अलग जगहों पे, और खास करके भारत के अंदर। और फोर्ब्स के अंदर इसका बहुत ही फेमस बन गया है ये जो बिलियनर जो है। मैं आपको कंपैरिजन दूं, अदानी ग्रुप ने $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन दिया है रिन्यूएबल डेटा सेंटर्स के अंदर। अब पानी का इस्तेमाल को लेके, इस्तेमाल जो होता है डेटा सेंटर्स में, उसको लेके काफी फ्लैग हुआ है। अब ये बंदा एक बांग्लादेशी है जो ऑस्ट्रेलिया में गया है और एक डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलते हैं ऐसा, ब्लैक रॉक और इवन ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट फर्म भी बहुत लोग नाम लेते हैं। इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है भारत के डेटा सेंटर्स के अंदर। ठीक है, गुड है ना। तो आई एम श्योर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ड्यू डिलिजेंस किया होगा। तो चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। और कॉमेडी वन है पाकिस्तान। तो भाई आज क्या है क्लिप, एक क्लिप मुझे मिला है, ये इतना पॉलिटिकल नहीं है लेकिन पाकिस्तान में लोगों का जो आईक्यू लेवल है और उनका जनरल नॉलेज ये हमें दिखाता है, और वो कैसे थोड़े कॉमेडी है वो दिखाता है। अब आप ये देखिए, ये क्विज है पाकिस्तान का, आप देख लीजिए। 1857 में मुगलिया सल्तनत की जगह बरतानी राज सल्तनत उस्मानिया। सुल्तान उस्मानिया। गलत। एक मील में कितने फीट, 5000 या 500? 500। गलत। बॉक्सर मोहम्मद अली का पुराना नाम माइक टैक्सन या एडवर्ड डीन? एक्मेटीन। गलत। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर यानी बांग्लादेश या इंडिया? इंडिया। गलत। कौन सा खेल इंडोर है, टेबल टेनिस या फुटबॉल? फुटबॉल। गलत। हॉल ऑफ फेम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस मुल्क के, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। गलत। चांद की रोशनी जमीन में कितनी देर में पहुंचती है? गलत। मतलब ये आदमी आई थिंक पाकिस्तान का जो एवरेज जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस लेवल है उसका एक अच्छा डेफिनेशन है। दोस्तों आज मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत ही गंभीर सिचुएशन इस समय है। 15 लोकेशंस पे क्लैशेस हुए हैं। वो 10 मिनट का वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। दूसरा मैंने गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर इस समय जो इलेक्शंस चल रही हैं, क्या लेवल का वहां पे इस समय प्रोटेस्ट हो रहा है, आजादी मांगा जा रहा है। इस बार प्रोटेस्ट थोड़े अलग लेवल पे चल रहे हैं, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डाल रहा हूं। अब यहाँ पे अमेरिका जो BLA को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है यूनाइटेड नेशंस के अंदर एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज अगर हम नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझ में आता है कि अमेरिका एक लेवरेज खड़ा करके रखना चाहता है पाकिस्तान के अगेंस्ट बलूचिस्तान के अंदर। तो सीपेक जो है, चाइना का सीपेक, वो अगर सफल नहीं हो पाएगा तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज किसको है, वो अमेरिका को ही है। तो चाइना का जो सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, डायरेक्टली उसको अपोज करता है अमेरिका। इसलिए नहीं क्योंकि भारत से कुछ प्यार है, इसलिए क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है। और बलोच लिबरेशन आर्मी एक अच्छा काम कर रहा है अमेरिका के लिए वहां पे। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है, इसलिए QR कोड आपके सामने है, आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। ऐसे ही और अपडेट्स मैं रोज लेके आते रहूंगा। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता